नमस्कार विद्यार्थियों। माइनर वेटरनरी सर्जरी में हम जो माइनर ऑपरेशंस हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो कल हमने डी बडिंग की प्रक्रिया के बारे में देखी, ठीक है। इसके बाद में एक और स्थिति है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग का मतलब क्या है? सींग को हटाना। डी बडिंग तो हमने देखा था कि सींग की कलिका को शुरुआती अवस्था के अंदर ही हटा दिया जाता है, तो उसको तो हमने कहा डी बडिंग। और यदि हम सींग को हटाते हैं, जो वृद्धि की हुई सींग को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को डी हॉर्निंग कहा जाता है। क्यों आवश्यकता पड़ती है, किस लिए ये जो डी हॉर्निंग की प्रक्रिया की जाती है, क्या उद्देश्य होते हैं जिनके लिए ये डी हॉर्निंग करनी पड़ती है? तो पहला हम अगर इसमें यहाँ पे देखें तो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है हॉर्न कैंसर। हॉर्न कैंसर, हॉर्न कैंसर की स्थिति के अंदर डी हॉर्निंग किया जाता है, हॉर्न को हटा दिया जाता है। हॉर्न कैंसर की स्थिति में जो है वो डी हॉर्निंग की प्रक्रिया जो है वो की जाती है, ठीक है। सेकेंड हम बात करें, यदि सींग जो है वो टूट गया हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो। सींग जो है किसी कारणवश से सींग जो है वो टूट चुका हो या क्षतिग्रस्त हो गया हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंची हो, उसका कोई टुकड़ा टूट चुका हो, या कई बार क्या होता है एवल्जन हो जाता है, उसका जो ऊपरी खोल है वो भी उतर जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ब्रोकन हॉर्न की स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, सींग को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में डी हॉर्निंग जो है वो की जाती है। तो इसका जो मुख्य जो कारण है वो तो है कि हॉर्न कैंसर। ये सामान्यतः हॉर्न कैंसर की स्थिति में आपको ये करना ही पड़ेगा। हॉर्न कैंसर एक प्रकार का कार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की स्थिति है। और ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सींग के नीचे के भाग के आधार भाग के अंदर वहाँ पे ग्रोथ होती जाती है। सींग जो वो धीरे धीरे एक साइड में झुकने लग जाएगा, लटकने से लग जाता है, ठीक है, और हिलता रहता है। पशु को हिलने की वजह से अंदर ही अंदर जो है वो ब्लीडिंग के भी चांसेज रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सींग को और साथ ही साथ उसके नीचे स्थित जो ट्यूमरस ग्रोथ है उसको हटाना होता है, और वो प्रक्रिया डी हॉर्निंग के द्वारा कंप्लीट की जाती है। या इसके अतिरिक्त यदि सींग जो है किसी कारणवश सींग टूट चुका हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम डी हॉर्निंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। अब ये किस प्रकार से की जाती है डी हॉर्निंग की स्थिति? ये हॉर्न है, इस प्रकार से सींग है जिसे हटाना है, ठीक है। इस सींग को हटाने की प्रक्रिया आपने करनी है, डी हॉर्निंग की प्रक्रिया करनी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो एक तो वहाँ की एसेप्टिक कंडीशंस का ध्यान रखना है। उसके लिए यहाँ सींग के आसपास के जो भाग हैं यहाँ से आपको बालों को हटाना है, सेविंग करनी है, देन स्क्रबिंग करनी है, साबुन की सहायता से उसको साफ़ करना है, ठीक है, और सेविंग करनी है। और फिर उसके बाद में स्क्रबिंग के बाद में आप यहाँ पे एंटीसेप्टिक कोई भी सॉल्यूशन हो वो लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन हो जाए। तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना होता है कि एसेप्टिक कंडीशंस यहाँ पे तैयार करनी है। दूसरा जो है कि इस भाग के अंदर जिस भाग में आपको सर्जरी करनी है उस भाग में किसी प्रकार की पीड़ा पशु को महसूस न हो, संवेदना महसूस न हो। इसके लिए आप उसको एनेस्थीसिया जो है वो देते हैं। और एनेस्थीसिया कल हमने जैसे देखा था, लोकल एनेस्थीसिया इसमें दिया जाता है। और कौन सा? कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक। कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक जो है वो कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है।
उसके लिए क्या है, यहाँ पे सीइंग के लेटरल कैंथस और इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे जो टेम्पोरल फोसा की आर्क है, उस आर्क के पास में सीइंग की तरफ करते हुए हम 5 ml लोकल एनेस्थेटिक, जो कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड ये हो सकता है, ये 5 ml लोकल एनेस्थेटिक हम इस दिशा के अंदर यहाँ पे से इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ इस भाग के अंदर। ठीक है, इस इन्फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ से जो जाने वाली जो कॉर्नुअल नर्व है, जो यहाँ से कॉर्नुअल नर्व जो जारी है, वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और शून्य होने की वजह से इस भाग के अंदर आप जब ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जब आप कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पे पशु को दर्द या पीड़ा का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा आपको यहाँ पे ये आपको एनेस्थीसिया है वो लगाना है। ठीक है, तो अपने एसेप्टिक कंडीशन में इस जगह को तैयार कर लिया, जो सर्जिकल साइट है उसको तैयार कर लिया, और फिर एनेस्थीसिया उसको दे दिया। ठीक है, अब पशु को अच्छे से हम खड़ी अवस्था में करते हैं या लेटा के भी कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियों में हम कर सकते हैं। तो ट्रेविस में अच्छी तरीके से उसको काबू में कर लेते हैं, और उसके बाद में अब जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो स्टार्ट की जाती है। तो सबसे पहले आपको जो ये आपने देखा होगा, जब स्किन का एक फ्लैप जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। ठीक है, सींग के आधार भाग के ऊपर स्किन का कुछ दूरी तक स्किन जो वो चढ़ी हुई इस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 2 इंसिजन लगाने, जैसे एक तो यहाँ पे लगा दिया आपने और एक यहाँ इंसिजन लगा दिया, कहाँ पे, जो फ्लैप है वहाँ पे। ठीक है, इन फ्लैप के ऊपर इंसिजन लगा दिया। अब आप इसको जैसे हम केले के ऊपर से छिलका उतारते हैं, ठीक है, उस प्रकार से ये जो स्किन का फ्लैप है उसको एक छिलके की तरह आपको ऐसे उतारना है। ठीक है, धीरे 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 कैंची और स्कैल्पल की सहायता से इस प्रकार से इस छिलके की तरह स्किन फ्लैप को यहाँ से उतार देंगे। ठीक है, जैसे कि ये सींग है, उसके ऊपर ये जो स्किन चढ़ी हुई है, इसको यहाँ से हमने इंसिजन लगाया, इधर से इंसिजन लगा दिया, फिर इसको धीरे धीरे यहाँ से कैंची की सहायता से ऐसे हटाते हुए और इसको ऐसे फ्लैप बना देंगे। इस प्रकार का एक फ्लैप जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्किन का एक फ्लैप जो है वो तैयार हो जाता है। ऐसा ही फ्लैप दूसरी दिशा में, उस दिशा में भी हम तैयार कर देते हैं, स्किन का फ्लैप तैयार कर देते हैं। अब सींग को हटाया जाता है, तो सींग को चीजल और हैमर की सहायता से, यानी हथौड़ी और जो छेनी होती है उसकी सहायता से यहाँ से इस सींग को हम हटाते हैं। ठीक है, इसको काट कर जो है इस सींग को हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ जो ब्लीडिंग हो रही होती है उस ब्लीडिंग को हम चेकआउट करते हैं, जो मुख्य आपको आर्टरी दिखे उसको लाइगेट करके हम उसको चेकआउट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे और जितना भी आपको जो ट्यूमरस टिश्यू दिखाई दे रहा है, उस ट्यूमरस टिश्यू को भी जितना पॉसिबल हो उतना अधिकता से अधिक उसको हटा दिया जाता है, ताकि बाद में वापस जो है कार्सिनोमेटस कंडीशन है तो ये ओवन कैंसर की दोबारा ये ग्रोथ न फैले, इसलिए यहाँ से जो इस ट्यूमरस ग्रोथ है उसको आसपास के क्षेत्र से हटा दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो कोई ब्लड वेसल होती हैं उनको लाइगेट करके और हेमरेज को चेक किया जाता है, हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद में ये जो दोनों फ्लैप होंगे, इस प्रकार से फ्लैप पड़े हुए हैं, इन फ्लैपों को आपस में मिलाते हुए और सूचरिंग जो है वो कर दी जाती है। इन फ्लैप को आपस में से मिला दिया, ये इधर वाला फ्लैप आ गया, ये इधर वाला फ्लैप आ गया, और यहाँ पे सूचरिंग की जो प्रोसेस है वो कर दी जाती है। और ये सूचर आपने यहाँ पे लगा दिए। सूचर लगाने के पश्चात आप यहाँ पे एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है वो करते हैं, जो कि लगभग 5 से 7 दिनों तक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग जो है वो इसकी की जाती है। साथ ही साथ इसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स ये भी 3 से 5 दिनों तक दिए जाते हैं, और साथ ही साथ एनाल्जेसिक औषधियाँ ये भी 3 दिनों के लिए दी जाती है। ठीक है, और इसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग हम करते रहते हैं, और 7 से 8 दिनों बाद में ये जो बाहरी जो टांके होते हैं
ये जो बाहरी टाँके होंगे वो नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे सूचर, इन सूचर्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, बाहरी टाँकों को हम हटा देते हैं और 8 दिन बाद में इसकी एक बार हटा के और इसकी ड्रेसिंग जो है वो एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सींग को हटाया जाता है, सींग हटाने की ये प्रोसेस है। ठीक है, जिस जो हॉर्न कैंसर की स्थिति में मुख्यतया वहाँ पे ये स्थिति जो है वो की जाती है, डी हॉर्निंग की प्रक्रिया जो वो की जाती है। या कई बार कोई हॉर्न जैसे दूसरे पशु से लड़ाई के अंदर हॉर्न सींग जो है पशु का टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या है डी हॉर्निंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मुख्य बात की ध्यान रखनी है, एक तो एनेस्थीसिया कौन सा है, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक है, किन किन उद्देश्यों से डी हॉर्निंग की जाती है। ठीक है, ये आपको मुख्यतया ध्यान में रखना है। अब इसके साथ में एक छोटा सा और जो सर्जरी है वो है टेल एम्पुटेशन। टेल एम्पुटेशन, पूंछ को काटना। पूंछ काटना, ये जो सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, वो क्यों की जाती है, किन आवश्यकताओं की, किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये की जाती है। तो पहला जो है कि टेल गैंग्रीन, कई बार आप देखते हैं कि जो पूंछ है वो सूख जाती है और या फिर उसमें मॉइस्ट गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन भी दो प्रकार की होती है, ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन। मॉइस्ट गैंग्रीन में क्या होता है, पूंछ के ऊपर एक प्रकार से उसकी सूजन आ जाएगी। ठीक है, उस भाग को जाने वाली रक्त वाहिनियों की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, वहाँ सूजन आ जाएगी, उस भाग के अंदर इन्फ्लामेशन होगा और उस भाग में रक्त वाहिनी आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, और वहाँ की कोशिकाएं जो है वो मृत होने लग जाती हैं, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। इस गैंग्रीन की स्थिति के अंदर पूंछ को काट कर हटाना पड़ता है आपको, क्योंकि ये धीरे धीरे ये गैंग्रीन जो है ऊपर की तरफ, पूंछ में ऊपर की तरफ फैलने लगती है, तो उसको हटा दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टेल में इंजरी की स्थिति में, और मुख्यतः आप देखेंगे टेल के जो लास्ट टिप है, लास्ट पार्ट है, वहाँ पे कई बार क्या है कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाती है, तो उस भाग की इंजरी जो है वो हील होने में काफ़ी समय लेती है, उसका हील होना काफ़ी देरी से होता है। तो ऐसी स्थिति में पूंछ के उतने भाग को हटाया जाता है। इसके अलावा टेल में ट्यूमर, पूंछ के ऊपर कोई ट्यूमर गांठ बन जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में भी उस पार्ट को काट कर हटा ही दिया जाता है, पूंछ के उतने पार्ट को काट कर ही हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, या फिर टेल में फ्रैक्चर की स्थिति में कई बार क्या करते हैं, पशु बैठा हुआ है, दूसरा पशु उसके पूंछ पे पैर टिका देता है, उससे क्या होती है वहाँ की बोन वगैरह है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। या कई बार पशु का खुद का ही उठते समय या बैठते समय पूंछ के ऊपर पैर, खुद का ही पैर दब जाता है, या किसी बाह्य ऑब्जेक्ट की वजह से उसके ऊपर कोई पत्थर गिर जाता है या कोई भी भारी वस्तु उसके ऊपर गिर जाती है, तो पूंछ की जो कशेरुकाएँ हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, और उस स्थिति में भी क्या होता है, पूंछ को आपको क्या है काट कर हटाना पड़ता है, क्योंकि फ्रैक्चर की स्थिति में पूंछ पशु बार बार हिलाता रहेगा, फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं, जुड़ाव नहीं होगा, बार बार पेन होगा, पशु बार बार पूंछ हिलाएगा, फ्रैक्चर हील नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं, हम पूंछ को काट कर, जहाँ से फ्रैक्चर है उससे थोड़ा ऊपर काट कर उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हेतु टेल एम्पुटेशन की प्रक्रिया यानी पूंछ काटने की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। ठीक है, और मुख्य ये कि टेल गैंग्रीन की स्थिति के अंदर गैंग्रीन हो जाती है पूंछ के अंदर, पूंछ की कोशिकाएं जो टिप भाग से ये ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और ये धीरे धीरे गैंग्रीन ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जहाँ गैंग्रीन है उससे थोड़ा सा ऊपर हेल्दी टिश्यू वाले भाग से उसको काट कर हटा देते हैं।
टेल में इंजरी होने की स्थिति में कोई चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि पूंछ के अंतिम भाग के अंदर चोट लगने की स्थिति में वो इंजरी, वो चोट जो है वो ठीक नहीं होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसी स्थिति में उस पूंछ को के उस भाग को काट कर हटाना ही पड़ता है। या टेल में ट्यूमर हो गया, कोई भी गांठ वगैरह हो जाती है, उस स्थिति में भी आपको टेल एम्पुटेशन करना पड़ता है। या कोई फ्रैक्चर हो गया टेल के अंदर, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पूंछ को काट कर हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये विभिन्न उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हेतु टेल एम्पुटेशन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। अब क्या प्रक्रिया है टेल एम्पुटेशन की, जो प्रक्रिया है वो देखते हैं हम। ठीक है, क्या प्रक्रिया की जाती है। तो देखो, सर्जरी की प्रक्रिया वही प्रक्रियाएं हैं। थोड़ा सा इसको मोटा बना रहे हैं पूंछ को, ताकि एक बार अपन इसको समझ सके। ठीक है, वही प्रक्रियाएं जो कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में होती हैं। ये जैसे गैंग्रीन वाला पार्ट है, ये भाग क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, गैंग्रीन इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, इस भाग के अंदर गैंग्रीन हो चुकी है, मॉइस्ट गैंग्रीन है, और ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक तो एसेप्टिक कंडीशन आपको वहाँ पे डेवलप करनी है। ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब उस जगह को, उस सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करना है। तो हम कहाँ से इस पूंछ को काटें, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो डिजीज भाग है उससे थोड़ा ऊपर, यानी हेल्दी जो भाग होगा, स्वस्थ जहाँ से रहेगी पूंछ, वहाँ से काटेंगे, जैसे यहाँ से काटेंगे। लेकिन अब दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से काटेंगे, लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको जैसे ये कुछ कशेरुकाएं हैं, उनके बीच का भाग होना चाहिए, यानी या तो यहाँ से कटेगी पूंछ या फिर यहाँ से कटेगी। ठीक है, तो ये दो भाग हैं, यहाँ से कटेगी। तो हम थोड़ा सा फ्लैप बनाएंगे, इसलिए ये इस भाग से हमें काट देंगे। ठीक है, हो गई बात। तो इस भाग में, इस भाग की जो सर्जिकल साइट है वो प्रिपेयर की जाती है, वहाँ पे आपको साबुन लगाना है। ठीक है, स्क्रबिंग करनी है साबुन से, फिर उसका हमें सेविंग करनी है, वापस साबुन की सहायता से, एंटीसेप्टिक शॉप की सहायता से स्क्रबिंग करनी है, और उसके बाद में उस भाग पे आपको जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसका लेपन कर देना है, वो यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब दूसरा कि एनेस्थीसिया, इसको कैसे देंगे। एनेस्थीसिया दिया जाता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आपको, ये भी लोकल एनेस्थीसिया ही है, और ये एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी दो प्रकार की, एक तो प्रॉक्सिमल, एक डिस्टल, या क्रेनियल और कॉर्डल। ठीक है, या एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हमें पोस्टीरियर जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, ये भाग हो गया, एक वर्टिब्रा है जिसका नाम है सैक्रम। तो सैक्रम वर्टिब्रा हो गई, उसके बाद में कुछ कशेरुकाएं चालू होती है, कॉक्सीडियल वर्टिब्रा। ठीक है, ये कॉक्सीडियल वर्टिब्रा जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये पहली कॉक्सीडियल वर्टिब्रा है, ये दूसरी कॉक्सीडियल वर्टिब्रा, ये तीसरी, इस प्रकार से ये कॉक्सीडियल वर्टिब्रा जो है वो चालू हो रही है। ठीक है, अब पूंछ को ऊपर नीचे उठा के हम देखते हैं कि सैक्रम कहाँ खत्म हो रही है और पूंछ की जो कॉक्सीडियल वर्टिब्रा वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इस भाग को हम लोकेट कर लेते हैं, अंगूठे की सहायता से देख लेते हैं। इस भाग से थोड़े से बाल हटाएंगे, वहाँ पे स्प्रिट वगैरह लगाएंगे, जिससे ये भाग भी एंटीसेप्टिक हो जाए, एसेप्टिक हो जाए। अब इस भाग के अंदर हम जो बड़ा पशु तो 18 गोज की नीडल लेते हैं, और उसको जो ये एंगल है उसे लगभग 30 डिग्री एंगल पे घुमाते हुए, इस प्रकार से जो सिरिंज है उस सिरिंज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और फिर थोड़ा सा जाने के बाद में इसको सीधा कर दिया जाता है, और ये सिरिंज इस प्रकार से रहेगी, ये सीधी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अब इस सिरिंज के थ्रू हम जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है, उसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है। अब यदि ये एपिड्यूरल स्पेस में जाती है तो उसके अंदर ये बहुत ही इजीली
अगर सिरिंज से हम पुश कर पा रहे हैं बहुत ही आसानी से, यदि ये दवाई जा रही है, इसका मतलब अपना जो सिरिंज है वो बिल्कुल सही स्थान पे है। अब ये एपिड्यूरल स्पेस कौन सा होता है? एपिड्यूरल स्पेस जो है वो ये वर्टिब्रा है, देखिए ये वर्टिब्रा, इसकी ये ऊपर वाली जैसे बॉडी हो, ये ऊपर वाली न्यूरल आर्क हो गई, ये न्यूरल आर्क है, और नीचे वाली बॉडी है, ये न्यूरल आर्क है, ये ध्यान रखना वो ये न्यूरल आर्क है। इस न्यूरल आर्क से क्या गुजरता है? इस न्यूरल आर्क से गुजरता है मेरुरज्जु। तो ये मेरुरज्जु की बाह्य जो भित्ति है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? पाइया मैटर। उस बाह्य भित्ति, सॉरी बाह्य भित्ति है ड्यूरामेटर। उस बाह्य भित्ति और जो कशेरुका है उसके बीच का जो स्थान है, यानी ये जो भाग है, इस भाग के अंदर क्या होता है? ये लोकल एनेस्थीसिया जो है वो इन्फ्यूज किया जाता है इस भाग में। तो ये होता है एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। और इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो है, यहाँ पे जैसे ही आप छोड़ोगे, इस भाग के अंदर जैसे दवाई छोड़ोगे तो ये इस भाग के अंदर यहाँ इसके चारों तरफ फैल जाती है। तो यहाँ से जो गुजर रहा है उसके चारों तरफ ये फैल जाती है, मेरुरज्जु के चारों तरफ। तो इस भाग से जाने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, एक तो पूंछ को जा रही हैं, पीछे वाले पैरों को जा रही है, इन भागों को, ये पूरा भाग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो इसको देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसका दिया जाता है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम प्रोसेस चालू करते हैं, पूंछ काटने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो जैसे ये पूंछ है और इस भाग से हमें काटना है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा यहाँ से लेते हुए इस प्रकार से एक वी या यू शेप का ऐसे फ्लैप बनाते हैं, ठीक है। स्किन का फ्लैप बनाया और इस स्किन के फ्लैप को वैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ से ऐसे इस स्किन के फ्लैप को उठाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको केले का छिलका जैसे उतार रहे हैं हम, वैसे ही उसका स्किन का जो फ्लैप है, छिलका सा है, उसको उतार के ऐसे हम उठा लेते हैं। तो ये एक तो इधर उठा दिया और दूसरे उस साइड में उठा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो जाने वाली जो वेन और जो आर्टरी है, एक तो आर्टरी जाती है मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी, वो बिल्कुल नीचे की ओर होती है, यहाँ पे बीचों बीच एक आर्टरी जाएगी, और दो होती हैं वेन। ये दो वेन होती है, इनको सबको हम क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं। तो यहाँ से और नीचे की दिशा से इनको लाइगेट कर दिया जाता है। लाइगेशन से क्या होगा कि ब्लड जो है वो रक्तस्राव जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से इस पूंछ को काट दिया जाता है, लाइगेशन के बाद में इस पूंछ को काट दिया जाता है, और उसके बाद में ये जो दोनों स्किन के फ्लैप हैं, इन दोनों फ्लैपों को आपस में मिला के और टाँके जो है वो लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हटा दिया, इसके बाद में जो स्किन का फ्लैप है इसको नीचे करके और इस प्रकार से यहाँ पे हम टाँके जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरप्टेड या क्रॉस मैट्रेस सूचर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूंछ काटने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाती है, ठीक है। अत्यधिक रक्तस्राव न हो तो इसके लिए हम यहाँ पे इस भाग के अंदर क्या कर सकते हैं? टॉर्निकेट भी बांध सकते हैं। टॉर्निकेट बांध दिया जाता है, यानी रस्सी जो है पूंछ के आधार भाग पे, शीर्ष भाग पे बिल्कुल टाइटली बांध दी जाती है, और उसको कुछ देर बाद में उसको खोल दिया जाता है। जब आपकी सर्जरी हो जाए उसके कुछ समय पश्चात में उसको खोल दिया जाता है, ठीक है। और ये काटने के बाद में यहाँ पे एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है वो कर दी जाती है। 3 से 5 दिनों के लिए एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक ड्रग इसको दी जाती है, ठीक है। पूंछ को भी एक दिशा में बांध के रखा जाता है ताकि पशु बार बार पूंछ को ना हिलाए, और पूंछ को नहीं हिलाएगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो वुंड है उसकी हीलिंग थोड़ी सी जल्दी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। वरना पूंछ को बार बार हिलाता रहेगा तो टांके टूटने का भय रहता है, क्योंकि वो जैसे भिड़ाएगा आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, तो उससे टांके टूटने का खतरा जो है वो रहता है, और साथ ही साथ घाव भी देरी से बढ़ता है, ठीक है।
तो इसलिए ये जो पूंछ काटने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अपनाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद।